अपने ही YouTube चैनल में हमारा जो बहुत सारा अभी तक डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के लास्ट 5 चैप्टर्स देखे, ठीक, उसके अलावा हमने साइंस के 2 चैप्टर अभी देख लिए हैं और करंट अफेयर्स में भी हमने बिहार करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा अक्टूबर तक हमारा करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है मई से, ठीक है। तो इन सब को मिला के मैंने ये मॉक टेस्ट अभी रेडी किया है ताकि हम अपनी तैयारी को एक नया आयाम, एक नए मतलब लेवल पे लेके जा सके, ठीक है, अगले लेवल पे। इसलिए तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि मॉक टेस्ट आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं और रिपीट होने के कारण क्या होता है, आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो मैंने जो है क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया है कि ये ना पहले शुरुआत में आपको हल्का लगेगा यानी कि इजी है, उसके बाद मॉडरेट है, उसके बाद थोड़ा एडवांस है, ठीक है, ऐसे करके है। तो आप पेशेंसफुली इसको अटेम्प्ट कीजिए और जो भी स्कोर हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक, या फिर आपको कुछ लगता है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी और बात के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में भारत को सत्ता सौंपने की अंतिम तिथि क्या घोषित की थी? बताइए, अंतिम तिथि क्या था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 30 जून 1948 या 15 अक्टूबर 1947? बताइए, इनमें से कौन सा वो डेट था जिसको प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं भारत को सत्ता सौंप दूंगा, इस डेट को बताइए। जी, सही आंसर है 30 जून 1948। एटली ने इसी तारीख से पहले सत्ता सौंपने की घोषणा की थी, ठीक है, कि इससे पहले तक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपका जो भी शासन है आप खुद चला लो, भारत को बोल दिया था, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए, घोषणा के समय पूछ रहा है कि जिस समय घोषणा हुई उस समय वायसराय कौन है। तो आप बिल्कुल भी ना कंफ्यूज नहीं होना है, 20 फरवरी 1947 की बात हो रही है। बताइए, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड लिंगलिथगो या फिर लॉर्ड इरविन? तो 2 तो ऐसे ही आप छांट लेंगे, आपको कंफ्यूजन किस में होगा, इनमें और इनमें, है ना। तो जी मैं बता दूं, ए नहीं है इसका आंसर है बी, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। घोषणा के समय वेवेल जो है वो वायसराय थे, उनके बाद माउंटबेटन को जो है भेजा गया था, ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लान बाल्कन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। जी, भारत को एक मजबूत संघीय ढांचा देना या सत्ता को सीधे प्रांतीय विधानसभाओं को सौंपना जिससे भारत का बहुविखंडन हो सके, या देशी रियासतों को जबरन पाकिस्तान में मिलाना, या मुस्लिम लीग की मांगों को पूरी तरह खारिज करना। तो इनमें से क्या बाल्कन प्लान का मुख्य उद्देश्य था? बताइए। जी, इसका सही आंसर है बी, ठीक है, सत्ता को सीधे प्रांतीय विधानसभाओं को सौंपना जिससे भारत का बहुविखंडन हो सके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तैयार किए गए प्लान बाल्कन का किस भारतीय नेता ने अत्यंत तीखा विरोध किया जिसके कारण इसे त्यागना पड़ा? तो बताइए, कौन थे वो भारतीय नेता? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद? जी बिल्कुल, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही कहा कि यह योजना भारत के सैकड़ों टुकड़े कर देगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, 3 जून योजना, 3 जून प्लान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी, इसको सी इसका सही आंसर है, माउंटबेटन योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो 3 जून को पेश होने के कारण इसे 3 जून योजना कहते हैं, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, माउंट बैटन योजना यानी 3 जून 1947 के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनमत संग्रह रेफरेंडम कराने का प्रावधान था, बताइए। सिंध और बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, या फिर असम का तिलहट जिला, या फिर पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, हैदराबाद और जूनागढ़, बताइए इनमें से कहां पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान था 3 जून 1947 के तहत, जो योजना थी उसके तहत। जी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, और असम का जो तिलहट जिला था वहां पे, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, ठीक है, बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माउंट बैटन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है असत्य, ठीक है। सेम उसी योजना के बारे में 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, तो बताइए असत्य कौन सा है। इसमें पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रावधान था, देशी रियासतों को पूर्ण स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था, या भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर सत्ता सौंपी जानी थी, या सिंध को अपना निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया गया था। तो इनमें से गलत कौन सा है, पूछ रहा है गलत कौन सा है। जी, बी गलत है, देशी रियासतों को पूर्ण स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था, ये जो है गलत है, ये माउंट बैटन योजना में नहीं था, ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कब प्रस्तुत किया गया, पूछ रहा है कब प्रस्तुत किया गया। अगर पूछता कि कब पास किया गया तो उसका अलग डेट होता, ठीक है। तो बताइए 3 जून 1947, या 4 जुलाई 1947, या 15 जुलाई 1947, या 18 जुलाई 1947, बताइए। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत ही करीब करीब के डेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो 3 जून तो आप समझ गए माउंट बैटन का है, ठीक, और 4 जुलाई जो है वो इसी दिन को जो है प्रस्तुत हुआ, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा बी, हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, लेकिन पास कब हुआ, 15 जुलाई को, समझ रहे हैं। और 18 जुलाई को जो है ये अधिनियम बना, ये भी याद रखिए, क्योंकि 16 जुलाई तक लॉर्ड्स के पास से भी पास हो गया था, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो वहाँ पे उच्च सदन होता है वहाँ से 16 जुलाई तक पास हो गया था, और 18 जुलाई को ये अधिनियम बन गया था। तो इतना कॉमन है, आप लिख लेंगे, आप नोट करेंगे, आप वहाँ पे लिखेंगे कि जो स्वतंत्रता विधेयक था हमारा, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, वो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, 15 जुलाई को पास हुआ, ठीक है। वहीं लॉर्ड्स में 16 जुलाई को पास हो गया, 18 जुलाई को क्या हुआ, अधिनियम बन गया। तो ये लिख लेंगे ताकि आपको डेट्स जो याद रहे। इस तरह कंफ्यूजिंग डेट अगर पूछ दे तो आप आसानी से उसको टैकल कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर अपनी शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट किस तिथि को दी थी, अभी मैंने बताया आपको, जी 18 जुलाई को, तभी अधिनियम बना था, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होने के बाद ब्रिटिश सम्राट की उपाधियों में कौन सा शब्द हटा दिया गया। जी साफ साफ है, भारत का सम्राट हटा दिया गया, एम्पायर ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम, नए संविधान, 11 नंबर क्वेश्चन, नए संविधान के निर्माण होने तक भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन का शासन किस अधिनियम के तहत चलाया जाना तय हुआ था। तो किस अधिनियम के तहत, बताइए। जी उस समय अधिनियम जो था हमारे पास, क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम आया नहीं था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था हमारे पास, तो उसी के तहत हम लोग अपना सरकार चला रहे थे, ठीक, समझ गए। तो इसका सही आंसर है बी। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लॉर्ड 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने। स्वतंत्रता के समय पूछ रहा है, 15 अगस्त को, ठीक है। तो भारत के कौन बने, जी वही थे जो लास्ट थे, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक। इनके बाद जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जून 1948 में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कब बने थे, जून में 1948 में, 1 साल बाद,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम प्रधानमंत्री क्रमशः कौन बने? लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और खिज़्र हयात खान। बताइए इनमें से कौन? जी, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल थे और लियाकत अली खान जो है वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए गठित सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा बाउंड्री है, बताइए आप। जी, रेड क्लिफ। तो सर सिरिल रेड क्लिफ जो थे वही अध्यक्ष थे बाउंड्री कमीशन के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और कहता है ये कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाक सीमा निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के, ऐसे ऐसे नाम थे, रेड क्लिफ रेखा के फैसले को 15 अगस्त 1947 के बाद सार्वजनिक करने का निर्णय क्यों लिया? बताइए क्यों लिया, क्या कारण थे? वे तकनीकी खराबी के कारण नक्शा तैयार नहीं कर पाए थे, वे विभाजन के बाद होने वाली हिंसा की जिम्मेदारी से ब्रिटिश सरकार को बचाना चाहते थे, जिन्ना ने इस फैसले का विरोध किया था, कांग्रेस इस सीमा से संतुष्ट नहीं थी। बताइए इनमें से क्या कारण थे कि इस फैसले को 15 अगस्त 1947 के बाद सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया? बताइए क्या कारण थे? जी बिल्कुल, बी इसका सही आंसर है। वे विभाजन के बाद होने वाली जो हिंसा थी उसकी जिम्मेदारी से ब्रिटिश सरकार को बचाना चाहते थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वर्ष 1947 में देसी रियासतों के मामलों को संभालने के लिए बनाए गए रियासती विभाग स्टेट्स डिपार्टमेंट का कार्यभार किसे सौंपा गया था? तो वन एंड ओनली आयरन मैन, जी बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने गृह युद्ध और दफ्तरों में पाकिस्तानी शाखा खुलने से रोकने के लिए इसे जरूरी माना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरदार पटेल के साथ किस प्रशासनिक अधिकारी ने देसी रियासतों के भारत में विलय एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी? बताइए कौन थे वो? सुकुमार सेन, बीपी मेनन, जॉन मथाई, HVR अयंगर। बोलिए जी। अरे बोल नहीं सकते हैं आप, अटेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक है, अपने पास। मैं समझता हूँ बोल नहीं सकते। तो बीपी मेनन इस विभाग के सचिव थे। ठीक है, ये सचिव थे और जो अध्यक्ष थे और सरदार पटेल थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 अगस्त 1947 तक निम्नलिखित में से किन 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी ने भारत में विलय के दरवाजे यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे? तो 3 रियासतों को छोड़कर बताइए किन 3 रियासत ने छोड़कर? जी, तो वो थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? जी 15 अगस्त को तो नहीं किए थे, बाकी आप देख लीजिए। जी गांधी जी जिंदा थे उस समय तो। जी बी इसका सही आंसर है, 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन कहता है देसी रियासतों के एकीकरण के द्वितीय चरण के तहत राजाओं को स्वेच्छा से शामिल होने के लिए दिए जाने वाले विशेष भत्ते और विशेष अधिकार को क्या कहा जाता है? शाही पेंशन, प्रीवी पॉस, राजकोषीय स्वायत्ता या जमींदारी मुआवजा? जी उसको कहा जाता है प्रीवी पॉस। इसे बाद में 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि स्वतंत्रता के समय किस भारतीय नेता ने विभाजन को स्वीकार करते हुए कहा था यदि हमें विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा? तो ये कौन थे? कांग्रेस के थे, बताइए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या JB कृपलानी?
तो ये भी वही है, वन एंड ओनली आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने विभाजन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि देश का विभाजन केवल कांग्रेस कार्य समिति और मुस्लिम लीग के रजिस्ट्रों में स्वीकार किया गया था, भारत के लोगों ने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। ये कौन थे जिन्होंने ऐसा कहा था? जी, जी हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैंने अपने सचिव और उसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान प्राप्त कर लिया। यह प्रसिद्ध कथन किस राजनेता का था उस समय? जी, पाकिस्तान प्राप्त कर लिया तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, सही आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1946 में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान अकेले शांति स्थापित करने के प्रयासों के कारण किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो ये कहा था, सभी को पता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 1946 में हुई किस घटना ने अंग्रेजों को यह पूरी तरह एहसास करा दिया कि अब सेना भी उनकी वफादार नहीं रही और भारत छोड़ना अनिवार्य है? बताइए। कौन सी घटना थी? जी, बी इसका सही आंसर है। शाही भारतीय नौसेना था, उसने विद्रोह कर दिया था, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। इसी के कारण उनको लगा कि भाई अब यहां से निकल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज 1929 के लक्ष्य के विपरीत जाकर 1947 में अस्थायी रूप से डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य का दर्जा स्वीकार क्यों किया? बताइए क्यों किया? पहले डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा स्वीकार किया गया था, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है जब अपना संविधान लागू कर देते हैं तब फिर हम एक सोवरेन कंट्री बन जाते हैं। बताइए। तो कारण था कि देश के विस्फोटक जो हालात थे उस समय, उस पर तुरंत काबू पाने और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता कभी खत्म नहीं होती, वे दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन स्ट्रैची के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन के स्थायित्व के लिए कौन सी स्थिति सबसे अच्छी थी? जी, इसका भी बी आंसर है, भारत में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का एक साथ होना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विभाजन के समय असम के किस मुस्लिम बहुल जिले ने जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान यानी पूर्वी बंगाल में शामिल होने का निर्णय लिया था? तो वो जिला कौन सा था? तो जहां पे रेफरेंडम होगा वही होगा ना भाई, तो वो जिला था सिलहट। ठीक है, चलिए बी इसका भी सही आंसर। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में सफल विलय के लिए मुख्य रूप से किन 3 युक्तियों का सहारा लिया था? जी, साम दाम दंड भेद। नहीं, आगे बताइए आप लोग। जी, बी इसका सही आंसर है। दूरदर्शितापूर्ण सामंजस्य, जनता का दबाव और सैन्य धमकी, सेम वही बात। चलिए, तो और जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अत्यंत उच्च स्तरीय यानी एडवांस्ड लेवल प्रश्न दिए गए हैं जो आपके दिमाग की कसरत कराएंगे। ठीक, इसलिए दिए गए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पे अब पूछे जाने लगे हैं, तो इसीलिए हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, सेम चैप्टर से ही है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस अधिनियम ने भारत के सम्राट एम्परर ऑफ इंडिया के उपाधि को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने यह अनिवार्य किया कि दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान का शासन केवल उनके अपने नए संविधान बनने के बाद ही बदला जा सकता है, उससे पहले 1935 के अधिनियम में कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा कथन है कि ब्रिटिश संसद जो है उसके द्वारा पारित यह ऐसा अंतिम अधिनियम था जिसने वायसराय के पद को पूरी तरह समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। बताइए कौन सा कथन सत्य है? जी, तो 1 और 3 जो है वो सत्य है, 2 जो है वो गलत है, क्योंकि 1947 के अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान था कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक शासन जो है 1935 के अधिनियम, ठीक है, 1935 के अधिनियम से चलेगा, लेकिन दोनों डोमिनियन के गवर्नर जनरल को इस अधिनियम में संशोधन या बदलाव करने का पूरा अधिकार दिया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि संशोधन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इस अधिनियम में कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कथन ए है, लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ अवार्ड यानी सीमा निर्धारण की घोषणा को 1947 15 अगस्त के बाद तक जानबूझकर रोके रखा। ठीक, पहला कथन फिर से पढ़ देते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ अवार्ड यानी सीमा निर्धारण की घोषणा को 15 अगस्त 1947 के बाद तक जानबूझकर रोके रखा। पहला है कथन, कारण वे चाहते थे कि सीमा विवाद से पैदा होने वाली हिंसा की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन पर न आकर नई अंतरिम सरकार जो है उस पर आए। तो बताइए कि कथन ए और आर दोनों सही है, या आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वहीं दोनों सही है। ठीक, ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इनमें से कौन? जी बिल्कुल, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जो कथन है वो भी सही है और जो कारण है वो भी सही है, और जो कथन है उसकी पूरी व्याख्या कारण करता है। ठीक है, समझ गए? एक्चुअली क्या है कि माउंटबेटन ने जानबूझकर रेड क्लिफ लाइन के फैसले को 12 अगस्त को तैयार होने के बावजूद, पहले तैयार हो गया था लेकिन 15 अगस्त को से पहले कर देना चाहिए था, लेकिन उसने 17 अगस्त को सार्वजनिक किया जाके, ताकि आज़ादी के जश्न के तुरंत बाद होने वाले जो दंगे है उसका ठिकरा जो है पूरा ब्रिटिश सरकार के सिर न फूटे और जो अंतरिम सरकार बने उसके सिर फूट जाए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि प्लान बाल्कन यानी डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है के तहत लॉर्ड माउंटबेटन की वास्तविक योजना क्या थी? ठीक है, तो क्या वास्तविक योजना ये थी कि भारत को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना, सत्ता को प्रांतीय स्तर पर हस्तांतरित करना, जिससे प्रांतों को यह तय करने का अधिकार मिले कि वे अलग देश बनाना चाहते हैं या किसी डोमिनियन में शामिल होना चाहते हैं, भारत की सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक स्वतंत्र 3rd डोमिनियन बनाना, या कैबिनेट मिशन के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना। तो आई थिंक कि इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। बताइए जी, इसका जवाब है बी, सत्ता को प्रांतीय स्तर पर हस्तांतरित करना, जिससे प्रांतों को यह तय करने का अधिकार मिले कि वे अलग देश बना के रहना चाहते हैं या फिर इन दोनों में से किसी डोमिनियन में शामिल होना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतरिम सरकार 1946 से 47 वाली में मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद उत्पन्न गतिरोध के संदर्भ में किसने कहा था, हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा खुल गई है और हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये किसने कहा था? जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री
मुस्लिम लीग के थे, लेकिन वित्त मंत्री बनने के बाद अंतरिम सरकार में हर फाइल को रोके जा रहे थे, जिससे तंग आकर पटेल ने यह ऐतिहासिक बयान दिया था। तो इसका सही आंसर है सी। तो देसी रियासतों, अगले क्वेश्चन पे, देसी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत सरकार को मुख्य रूप से कौन से 3 विषय सौंपे गए थे, बताइए जी। वो था विदेशी मामला, रक्षा और संचार। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। तो शुरुआती चरण में राजाओं को भारत में मिलाने के लिए केवल इन्हीं 3 राष्ट्रीय महत्व विषयों पर समझौता किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पे समझौता किया गया था, तो यही 3 विषय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमित यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। तो पहला जो घटना है वो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत करना। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर शाही हस्ताक्षर करना। तीसरा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून योजना की घोषणा करना। चौथा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत को जून 1948 तक जो है स्वतंत्र करने की ऐतिहासिक घोषणा करना। बताइए। सही आंसर है 4, 3, 1, 2। ठीक है, यानी पहले जो घटना घटी वो घटी थी, एटली की पहली घोषणा हुई 20 फरवरी 1947 को। इन्होंने कहा कि हम जो है भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, सत्ता सौंप देंगे। दूसरी घटना हुई माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। ठीक है, जिसकी बात हम लोगों ने पहले की थी। तीसरी घटना समझ सकते हैं 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक का पेश होना, प्रस्तुत होना। और आखिरी जो घटना थी वो हुई थी 18 जुलाई 1947 को, शाही हस्ताक्षर होना। ठीक, तो इसीलिए हमारा सही आंसर है ए। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के वैश्विक भू राजनीतिक कारकों यानी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति का अत्यधिक कमजोर होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएसए और यूएसएसआर द्वारा जो है उपनिवेशवाद का विरोध करना, लेबर पार्टी जो ब्रिटिश लेबर पार्टी थी उसका भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण। बताइए इनमें से कौन जो है जियो पॉलिटिकल फैक्टर है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फैक्टर? बताइए जी। 1 और 2 जो है वो सही है, क्योंकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है लास्ट वाला ब्रिटिश लेबर पार्टी का भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण, ये उसका आंतरिक राजनीतिक मामला था, इसलिए ये आंतरिक राजनीतिक कारण भी हुआ। और हम यहाँ पे सवाल में पूछा गया है ग्लोबल फैक्टर्स, इसलिए 1 और 2 सही आंसर है। ठीक, यानी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि देशी रियासतों के एकीकरण के द्वितीय चरण 1947 के बाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो पेप्सू, पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्य का एक संघ, कठियावाड़ संघ, गुजरात और सौराष्ट्र की रियासतों का एकीकरण, मध्य भारत संघ, विंध्य प्रदेश और भोपाल का प्रांतों में विलय। बताइए तो कौन सा मिलान सही है? जी, यहाँ भी 1 और 2 जो है वो सही है, क्योंकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि विंध्य प्रदेश को प्रांतों में विलय करने के बजाय केंद्र शासित इकाई यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में सीधे केंद्र के अधीन रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है विभाजन के समय कांग्रेस के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। बताइए। तो कथन है जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं का मानना था कि विभाजन
केवल एक प्रशासनिक और अस्थायी व्यवस्था है जो बाद में पुनः अखंड भारत में बदली जाएगी। महात्मा गांधी ने विभाजन के प्रस्ताव को प्रशासनिक रूप से तो मान लिया, लेकिन उन्होंने जनता और कांग्रेस से इसे दिल से स्वीकार न करने का आग्रह किया। तो इनमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत। जी बिल्कुल, दोनों जो है वो सत्य है। ठीक, 1 और 2, तो तीसरा सी जो है इसका सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1946 के शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, ठीक है, ने ब्रिटिश शासन की किस सबसे मजबूत नींव पर प्रहार किया था, जिसके कारण भारत छोड़ना उनका अंतिम विकल्प बना। बताइए। जी बिल्कुल, सेना और सुरक्षा बलों की बिना शर्त वफादारी पर। समझ गए, तो सी जो है इसका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कथन दिया है कांग्रेस ने अंततः देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया, हालांकि वो हमेशा अखंड भारत की समर्थक रही थी। वही कारण है मुस्लिम लीग की अड़ियल नीति और अंतरिम सरकार की विफलता और देश में बड़े पैमाने पर फैल रहे सांप्रदायिक दंगों के कारण गृह युद्ध को टालने का यह एकमात्र उपाय बचा था। बताइए। जी बिल्कुल, दोनों जो है, दोनों के दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है, इसलिए हमारा जो होगा आंसर वो ए होगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश इतिहासकार R.J. मूर के अनुसार भारत को सबसे अधिक नुकसान अंग्रेजों की किस नीति से हुआ। बताइए। जी, किस्तों में चरणबद्ध तरीके से सत्ता हस्तांतरित करने की नीति से। समझ गए, तो इसी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो हमारा सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार यदि पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाएं विभाजन के पक्ष में मतदान करती तो सीमा निर्धारण के लिए किस व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। बताइए। जी, एक निष्पक्ष न्यायिक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है, तो इसलिए सी जो है हमारा सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रहने का विकल्प क्यों चुना। बताइए। जी, इसलिए चुना क्योंकि तत्कालिक प्रशासनिक निरंतरता, सैन्य सहायता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति अलगाव से बचने के लिए, ठीक है, तो सही आंसर क्या है, बी। ठीक, दोनों नए देश थे और दोनों को शुरुआत में क्या चाहिए था, प्रशासनिक ढांचा चलाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुरंत मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रमंडल के सुरक्षा कवच की जरूरत थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अंग्रेज न तो हिंदुओं के दुश्मन थे और न ही मुसलमानों के दोस्त। पाकिस्तान का निर्माण उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मजबूरियों का परिणाम था। यह प्रसिद्ध विश्लेषण किस राष्ट्रवादी नेता का है। बताइए। जी, वली खान का है, ठीक है, तो यह पश्तून नेता थे और खान अब्दुल गफ्फार खान के पुत्र भी थे वली खान। इन्हीं का प्रसिद्ध वक्तव्य है ये, ठीक है, वक्तव्य है जो विभाजन के पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के वैश्विक स्वार्थ को उजागर करता है। आगे बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चन की तरफ, और साइंस हमारा स्टार्ट होगा, जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वहीं से ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है। बताइए, इनमें से कौन जो है एक प्रकार की मछली है। ये SSC MTS 2014 में पूछा गया सवाल है। जी, सी हॉर्स। सी हॉर्स जो है अश्वमीन, ये क्या है, एक प्रकार की मछली है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, क्या? बताइए। जी, बी इसका सही आंसर है, वातक, ट्रैकिया। ठीक है, इसका श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। ठीक, तो जल में जीवित नहीं रह सकता है कॉकरोच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? इनमें से कौन सी मछली है? तो जी, डॉग फिश जो है वो मछली है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, डॉग फिश शार्क का एक प्रकार है, एक वास्तविक मछली है, जबकि स्टार फिश जो है वो इकाई नोडर्मेटा, ठीक, और सिल्वर फिश कीट है, और कटल फिश जो है वो मोलस्क है, यानी वास्तविक मछलियां नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ डॉग फिश जो है वो वास्तविक मछली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, और क्या कहता है कि निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है, यानी जमीन पे रहने वाला? पता ही होगा जी, बिल्कुल, अफ्रीकी हाथी, भारतीय हाथी नहीं, अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी जो है वो बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, तो अब तक जमीन पे सबसे बड़े जो जानवर यानी मैमल के रूप में है वो सिर्फ और सिर्फ वही है, अफ्रीकी हाथी। अगर पानी मतलब पूरे पृथ्वी पे पूछता तो व्हेल मछली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक पक्षी तथा कीट के पर यानी पंख क्या होते हैं? बताइए। जी, संवर्ती अवयव होते हैं, एनालोगस होते हैं। ठीक है, पक्षी और कीट के पंख जो है उड़ने का सामान्य कार्य करते हैं, मतलब एक ही काम, मतलब पक्षी के भी पंख उड़ने का काम करते हैं, कीट के भी उड़ने का काम करते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होती है, इसीलिए इन्हें समवर्ती यानी समरूप यानी एनालोगस अंग कहते हैं। समझ गए? यानी एक जैसा अंग कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल है, एक पक्षी तथा कीट के पंख क्या होते हैं? तो एक जैसे होते हैं, आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि कीट में क्या क्या होता है? तो बताइए, कीट में क्या क्या होता है? मैंने बताया था बहुत डिटेल में कीट की संरचना जब हमने पढ़ी थी। जी बिल्कुल, 3 जोड़ी टांगे होती है। ठीक, और कुछ भी होता है जी। तो किसी भी आदर्श कीट यानी इंसेक्ट जो होता है उसके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, थोरैक्स यानी वक्ष, और उदर यानी पेट। ठीक है, इसमें बटा होता है और में 3 जोड़ी जो है टांगे पाई जाती हैं। ऑफिशियली जो है इसका आंसर ऐसे सी था। ठीक है, क्योंकि इसको जो बना संरचना के हिसाब से जो है मतलब यही है कि सिर, वक्ष और पेट मतलब पहले जो है कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर आप सही से देखें तो ए और सी दोनों इसका आंसर है। आप ए और सी में से सी को चूज कीजिएगा। ठीक है, ए को चूज नहीं कीजिएगा, वैसे ए भी इसका आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि त्वचा पे बाल मूलतः क्या अधिचर्मी यानी इपिडर्मल होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, या अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं? वहीं चर्मी होते हैं यानी डर्मल होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, वहीं चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन? जी, डी, मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, डर्मल होते हैं लेकिन मरी हुई डेड सेल्स के बने होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है। अब इनमें से कौन सा एक मछली है। समुद्री कुकुम्बर यानी खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। इनमें से कौन एक मछली है जी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा जी, समुद्री घोड़ा जो है वो एक मछली है, सी हॉर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। कपी मतलब जिसके पूंछ नहीं होती, ठीक है, बंदर जैसा लेकिन पूंछ नहीं होती। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कपी नहीं है। तो बताइए कौन कपी नहीं जी। लंगूर, लंगूर के पूंछ होते हैं, ठीक है। तो लंगूर जो है वो कपी नहीं है। वो क्या है बताइए, लंगूर क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए। लंगूर एक बंदर है, ठीक है, और वो ऐप, देखिए कपी का मतलब हुआ ऐप। ऐप का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंगूर या ऐसा कुछ तो नहीं होता, ठीक है। ऐप अलग होता है, कपी अलग होता है, ठीक है। तो लंगूर एक बंदर है, यानी लंगूर मंकी है और ऐप की श्रेणी में नहीं आता है। कपियों जो ऐप होते हैं उनमें पूंछ नहीं होती है। गिब्बन जो है, ये गिब्बन दुनिया का सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा कपी है, ठीक है, लघुत्तम है। 10वां क्वेश्चन कहता है हमारा कि मानव सदृश लघुत्तम कपी है कौन। ये तो क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये कह रहा है कि इंसान के जैसे देखने वाला सबसे छोटा ऐप कपी कौन है इनमें से। तो वो है गिब्बन। सेम प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब जो था वही है, ठीक है। ये यूपी पीसीएस के प्री 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका। तो ये मुर्गियों का एक किस्म है, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। कुल पूछा है, ठीक है, कि किस खानदान से रिलेटेड है। तो नीलगाय, अगर गाय लगा हुआ है तो गाय से मत रिलेट कीजिए इसको, ठीक है। ना बकरी ना भेड़ किसी से रिलेट नहीं है। ये हिरन के खानदान से आती है, ठीक है, एंटलोप खानदान से आती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा अकशुरेकी यानी इनवर्टिब्रेट यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाला जानवर सबसे बड़ा पूछा है कौन है। तो वो है स्क्वीड, जॉइंट स्क्वीड। ये सबसे बड़ा जो है बिना रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है। वहीं अगला क्वेश्चन हमारा, ऑक्टोपस इनमें से क्या है। एक संधिपाद है यानी ऑर्थोपोडा है, या फिर इकाई नोडमेटा है, या फिर हेमिकार्डेटा है, या फिर मोलास्क है। बताइए इनमें से कौन है जी। बिल्कुल मोलास्क है। वो मोलास्क जो संघ है उसी से रिलेटेड है, ठीक। और ये बहुत ही कोमल होता है, अगर इसको छू के देखेंगे बहुत ही कोमल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वो खत्म होता है, क्या खत्म होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब जो हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं वो सेल और टिश्यू से है। 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो अगला मतलब पहला क्वेश्चन है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन है, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर कार्यात्मक गुणसूत्र क्रोमोसोम रचे जा सकते हैं। दूसरा है, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम कार्यात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। या फिर तीसरा है, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्राकृतिक रिप्लिकेट कराया जा सकता है, या पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो जो लास्ट के तीनों कथन है वो सही है और पहला कथन जो है वो गलत है। यानी विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए रैंडम डीएनए खंडों को जोड़कर, रैंडम जो है कुछ भी सीधा सीधा नहीं बनाया जा सकता, क्रोमोसोम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये जो है गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है क्या। इनमें से ईस्ट है, एसिटोबुलेरिया है, या एसिटोबैक्टर है, या अमीबा है। तो एसिटोबुलेरिया जो है वो हमारा एक कोशिकीय सबसे बड़ा जो है जीव है, क्योंकि ये जो है वो ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है
कहता है कि नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो बताइए, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में होता है डीएनए? जी बिल्कुल, डीएनए जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर हाउस यानी पावर प्लांट कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, ये भी सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है, नहीं पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, यानी प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे भिन्न है? बताइए। जी, कोशिका भित्ति के कारण, सेल वॉल के कारण। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल के चारों ओर जो है सेलुलोज से बनी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो जंतु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल्स में पूरी तरह अनुपस्थित होती है, इसीलिए भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बताइए, न्यूक्लियस के बाहर कहाँ मिल सकता है डीएनए? जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? सही आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी तो हमने डिस्कशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वि कोशिकांग को पूर्व केंद्रीय यानी प्रोकैरियोटिक, क्या बात है, हिंदी देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर केंद्रीय कोशिकाएं माना जाता है? बताइए। मूल रूप से ये जो है ये क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए कि किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, लेकिन क्या करिएगा। चलिए बताइए। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के भीतर कोशिका माना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक, तो यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है किसको? इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है खुद का 70s राइबोसोम और वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 8वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है 8वां प्रश्न? कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी उसके निर्माण में निम्नलिखित कोशिकाओं सेल ऑर्गेनेल्स में से किसकी भूमिका सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक होती है? बताइए। जी बिल्कुल, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। ठीक है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को, और यह खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके होते हैं, इसीलिए दोनों मिलकर प्रोटीन बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम या आत्मघाती थैली कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। तो राइबोसोम को तो हम कहते हैं कि चलो वो तो निर्माण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन उसके ठीक नाम के जैसा एक और नाम है जो आत्मघाती थैली एटम बम का काम करता है, तो वो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं जिसको। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर ये क्या करता है? फट जाता है और पूरी कोशिका को ही पचा देता है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन है कि बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल्स बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। तो बताइए, ऐसे मतलब घटिया नहीं बोलेंगे, ऐसे मतलब इस लेवल का हिंदी आप समझ सकते हैं क्या? बीज पुटियों समझ सकते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे जो इसका स्टेटमेंट है वो है स्तंभ कोशिकाएं यानी स्टेम सेल्स वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे यानी इन विट्रो हो सकती है। पता नहीं क्या क्या है।
भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जी, ए जो है यानी 1 2 3 4 ये चारों जो है वो सही है। ठीक है, चारों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है बताइए। जी, लिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत से बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो सही आंसर है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए 12वें का जो है डी सही है। चलिए, फॉस्फोलिपिड समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्रोटीन से और लिपिड से। ठीक, तो डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ यानी स्टेम सेल्स के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? असत्य कथन बताइए। जी, तो स्टेम कोशिका केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती बल्कि ये वयस्कों के अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और कई अन्य अंगों में पाई जाती है। अंततः जो है डी ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये जो है गलत है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यानी प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। जी, अंतःद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन दोनों ही पादप और जंतु कोशिका में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो जैसे ही मैंने बोला होगा सेल मेम्ब्रेन आपके दिमाग में आ गई, अरे नहीं, तो वो सेल वॉल है। ठीक है, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेल्यूलोज भित्ति यानी सेल्यूलोज सेल वॉल किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु में, बैक्टीरिया में, फंजाई में या पौधे में? जी, पौधे में पाई जाती है, अभी तो हमने बात किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स बिहार की ओर। और पहला क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन नया सवेरा बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बताइए। जी, तो इसका सही आंसर है बी, मानव तस्करी, बाल श्रम और देह व्यापार के पीड़ितों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि नवगठित बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे। आयोग के कुल सदस्यों में कम से कम एक महिला और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का होना अनिवार्य है। तो दोनों कथन में कौन सही है बताइए। जी, दूसरा सही है। ठीक है, सिर्फ केवल बी सही है। ठीक, कैसे? तो पहला कथन गलत है क्योंकि आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य होने यानी कुल 7 सदस्य होने, ना कि कुल 5 सदस्य। तो क्या लिखा हुआ है? कुल 5 सदस्य होंगे, इसलिए वो जो कथन है गलत है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, मतलब क्वेश्चन पढ़ते हुए ये सब चीजें ना एकदम आपको लगेगा कि दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे एक गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित नए संयंत्रों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो वजीरगंज गया नया डेयरी प्लांट, गोपालगंज नया डेयरी प्लांट, सीतामढ़ी दूध पाउडर विनिर्माण संयंत्र, दरभंगा दूध पाउडर विनिर्माण संयंत्र। बताइए इनमें से कौन सही है? सही मिलान है? सही नहीं है, सही नहीं है। इनमें से कौन मिलान सही नहीं है ये पूछा है, तो वो है डी,
दरभंगा में नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जबकि दूध पाउडर विनिर्माण जो है संयंत्र वो डेयरी ऑन सोन यानी रोहतास और सीतामढ़ी में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चुनाव सुधारों के तहत बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने प्रत्येक मतदान केंद्र पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या कितनी सुनिश्चित की है? बताइए जी, इसका सही आंसर है बी, 1200 मतदाता। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि बिहार पत्रकार सम्मान योजना बीपीएसएस के तहत किए गए नए संशोधनों के अनुसार सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन को 6000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जी, 15,000 प्रति माह कर दिया गया है और आश्रितों की पेंशन जो है वो 3,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार फैक्ट्री नियमावली 1950 में जुलाई 2025 में किए गए ऐतिहासिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने महिलाओं को खतरनाक फैक्ट्रियों में भी काम करने की कानूनी अनुमति दी है। ठीक है, तो खतरनाक हजार्डस श्रेणियों की फैक्ट्रियों में महिलाओं को काम करने के लिए अनुमति देना। ठीक, तो बी इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह अधिनियम महाबोधि मंदिर के प्रबंधन के लिए हिंदुओं और बौद्धों के बीच एक साझा शेयर्ड प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करता है। बताइए कौन सा कथन सही है? जी, दोनों सही है। यह अधिनियम 1949 से प्रभावी है और मंदिर के प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए दोनों धर्मों का साझा बोर्ड बनाता है। ठीक, आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मारक स्तूप की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? बताइए जी, बी इसका सही आंसर है। वैशाली के इस 550 करोड़ के प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता इसकी पर्यावरण अनुकूल बिना सीमेंट कंक्रीट वाली पाषाण पत्थर तकनीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2025 में घोषित मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत मिलने वाले मासिक वजीफे स्टिपेंड के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है? बताइए। तो 12वीं पास उम्मीदवार 4,000 प्रतिमा, ITI या डिप्लोमा धारक 5,000 प्रतिमा, स्नातक ग्रेजुएट स्नातक कोर, ठीक है, या PG 6,000 प्रतिमा। बताइए इनमें से कौन सही मिलान है? तीनों ही मिलान योजना के नियमों के अनुकूल है, अनुसार है, बिल्कुल सही है। राज्य से बाहर जाने पर 5,000 अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है, ठीक, इस योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स का आखिरी। हाल ही में हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत सोन नदी जल विवाद को सुलझा लिया गया है। इस समझौते के तहत बिहार और झारखंड को क्रमशः कितना पानी आवंटित किया गया है? बताइए। जी, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सोन नदी विवाद सुलझा लिया गया है और इसमें जो है 5.75 MAF, ठीक है, मिलियन एकड़ फिट, और झारखंड को 2.00 मिलियन एकड़ फिट पानी दिया जाएगा। समझ गए? तो 10 का A सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर नेशनल और बिहार दोनों मिला के। इसमें 30 क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नया प्रस्ताव भेजा गया है? बताइए। जी, मैं बताऊं? जी, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ठीक है।
तो सासाराम जो है रोहतास में स्थित है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, पानी के बीच बने होने के कारण प्रसिद्ध भी है। इसे यूनेस्को की मुख्य विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नए सिरे से डॉक्यूमेंटेशन भेजा गया है फिर से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भूमि विवादों को कम करने और राजस्व रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान ऑपरेशन चलाया गया है। तो बताइए ऑपरेशन का नाम। जी, ऑपरेशन भूमि सुधार। तो बिहार में दीवानी यानी सिविल मुकदमों और हिंसक झड़पों की मुख्य वजह भूमि विवाद है। इसे डिजिटल मैप और विशेष सर्वे के जरिए सुलझाने के लिए ऑपरेशन भूमि सुधार गति पर है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस पूर्वी चंपारण जिले में पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है कि भारत के किस पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस संदर्भ में सही जिला चुने। सवाल होना चाहिए कि बिहार के किस पूर्वी जिले में, ऐसे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर तो सवाल के अंदर ही है। ठीक, पूर्वी चंपारण ही इसका सही आंसर है। तो बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा और बड़ा जो है विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, जो बिहार पर्यटन के लिए जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो सही आंसर है बी। सवाल ही थोड़ा अजीब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जी, 85वां। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो भारतीय नागरिकों को बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के 62 देशों में यात्रा की अनुमति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सेवतन यानी पेड लीव की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। जी, कर्नाटक है। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं जो कर्मचारी हैं उनके लिए हर महीने मासिक धर्म के दौरान एक दिन का पेड लीव अनिवार्य करने की घोषणा की है। ठीक, छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 1 नवंबर 2025, पता नहीं क्यों 1925 ही याद रहता है, माफ कीजिएगा। तो 1 नवंबर 2025 को जारी होने वाली आधिकारिक घोषणा के अनुसार भारत का कौन सा राज्य देश का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री राज्य बनने जा रहा है। तो कौन सा राज्य है वो। जी, केरल है वो। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नीति आयोग के SDG सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कड़े मानकों को पार करते हुए केरल जो है वो 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से देश का पहला शून्य अत्यधिक गरीबी वाला राज्य घोषित होने की कगार पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। जी, आसियान के राष्ट्र प्रमुखों को, यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को, क्वाड देशों के राष्ट्र प्रमुखों को या अफ्रीकी संघ के अध्यक्षों को। तो सही आंसर है बी, यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने इस बार किसी एक देश के बजाय पूरे यूरोपीय संघ के नेतृत्व को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। मैं बता दूं कि ये लेडी है। तो रंजन गोगोई को तो हटा ही दीजिए।
इनका नाम तो समझ में ही नहीं आ रहा। अब इन दोनों में से चूज कर लीजिए। जी बिल्कुल, बी इसका सही आंसर है, रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश और भारतीय प्रेस परिषद की पूर्व अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें राष्ट्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा आधार प्रणाली को डीप फेक और फर्जी पहचान फेक आईडी के खतरों से सुरक्षित करने के लिए कौन सा नया नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आधार सिक्योर, सीता, कवच AI या फिर डिजी शील्ड। जी सीता नाम है, ठीक है। स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार का उद्देश्य AI डिफेक्ट वीडियो या डमी फिंगरप्रिंट के जरिए होने वाले जो आधार फ्रॉड होते हैं उसको रोकना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI, भारतीय स्टेट बैंक SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वय से रियल टाइम डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को ट्रैक करने के लिए किस AI संचालित प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा रही है? जी बताइए। जी इसका सही आंसर है बी, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन IDPIC। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म जो है बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसी जो है उसको AI के जरिए सस्पेक्टेड खातों को रियल टाइम में फ्रीज करने की शक्ति देगा, जिससे साइबर ठगी का लगाम लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेजन फेस परियोजना जो वर्तमान में वायुमंडल में CO2 सांद्रता के बढ़ने से वनों पर पड़ने वाले प्रभावों का लाइव अध्ययन कर रही है, किस देश के उष्णकटिबंधीय वनों में संचालित की जा रही है? जी तो वो है ब्राजील। ठीक है, पहले ही अमेजन फेस का नाम आ गया, तो अमेजन के जंगल जो है वो ब्राजील, अमेरिका इन सब के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो अमेजन के जंगलों में अमेजन फेस तकनीक के तहत हवा में कृत्रिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, ताकि यह देखा जा सके कि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने पर ये जंगल जीवित रह पाएंगे या नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक कुल क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? जी 51% हो गई है। सी इसका सही आंसर है। तो भारत ने अपने 2030 के लक्ष्य को समय से पहले ही छू लिया है, जहां सौर, पवन और जल ऊर्जा नॉन फॉसिल की क्षमता अब कुल राष्ट्रीय ग्रिड में 51% से अधिक हो गई है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI 2025 की खनिज समृद्ध राज्यों की श्रेणी A सूची में किस राज्य को देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? कल ही हमने बात की थी करेंट अफेयर्स के अंतर्गत। जी मध्य प्रदेश, डी जो है इसका सही आंसर है। तो SMRI सूचकांक में पारदर्शिता, पर्यावरण अनुकूल खनन और राजस्व संकलन के आधार पर मध्य प्रदेश खनिज समृद्ध राज्यों में नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 किन 2 साहसी पत्रकारों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो इनका नाम है आंद्रेई पोचोबूत और मस्तिस्लाव चेरनोव। बी इसका सही आंसर है। ठीक, तो इन दोनों युद्ध पत्रकार हैं ये। ठीक है, इनको इस क्षेत्र में संघर्ष के लिए और तानाशाही शासन के खिलाफ सच उजागर करने के लिए यूरोपीय संसद ने जो है वहां का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान पुरस्कार जो है दिया है इन दोनों को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट बनाइए, नोट में आप ना सम्मान का प्राइस का नाम भी लिखिए, किसने दिया है और क्यों दिया है और किसको दिया है, ये आप लिख लीजिए नोट बनाते हुए। ठीक, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 76वें जिले के रूप में कल्याण सिंह नगर को स्थापित करने का प्रस्ताव, इसके लिए किन 2 जिलों के क्षेत्रों को आपस में मिलाया जाएगा?
जी बिल्कुल, अलीगढ़ और बुलंदशहर को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ सीमावर्ती ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को काटकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में नया जिला बना रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि वर्ष 2025 के लिए जारी हेनरिक आईएमडी सस्टेनेबल रेन इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान दिया है? जी, वैश्विक स्तर पर हमारा स्थान है 23वां। तो यह सूचकांक सस्टेनेबल ड्रेनेज, वाटर हार्वेस्टिंग और मानसूनी वर्षा के प्रबंधन में देशों की तत्परता को मापता है, जिसमें भारत जो है वो 23वें स्थान पे है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने हाल ही में खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली दशकों पुरानी विवादित कफाला प्रणाली, ठीक है, सिस्टम को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की है? तो कौन है? जी, सऊदी अरब है वो, सऊदी अरब, हमने पढ़ा था कल। ठीक है, तो सऊदी अरब ने अपनी पुरानी कफाला प्रणाली खत्म की है, जिससे अब विदेशी कर्मचारी स्पॉन्सर या कफील की मर्जी के बिना अपनी नौकरी बदल सकते हैं और देश छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए आयोजित अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन किस तटीय शहर में हुआ? जी, भारत के ही शहर में हुआ है। जी बिल्कुल, विशाखापट्टनम में हुआ है। समुद्र शक्ति 2025 का जो भारत और इंडोनेशिया का जो युद्ध अभ्यास था, ठीक है, वो इन दोनों के बीच हुआ, इंडोनेशिया की नौसेना और भारत की नौसेना के बीच, जो इस बार भारत के पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत ने हाल ही में सीजियम 137 संदूषण रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन के गंभीर प्रभावों को कम करने के लिए किस देश को चिकित्सा सहायता के रूप में पर्शियन ब्लू कैप्सूल की एक बड़ी खेप भेजी है? जी बिल्कुल, इंडोनेशिया को। ठीक है, डी हमारा सही आंसर है। तो इंडोनेशिया में सीजियम 137 रेडियोधर्मी लीक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए भारत ने अपनी वैश्विक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका निभाते हुए एंटीटोड के रूप में पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेजे हैं। ठीक, 20वां क्वेश्चन कहता है कि रूस द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पोसीडोन का संबंध सैन्य तकनीक के किस रूप से है? जी, सही आंसर है बी, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंडर वाटर टारपीडो ड्रोन से है। ठीक है, इसका रिलेशन। तो पोसीडोन जो है रूस का एक ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है जो समुद्र के नीचे महीनों तक रहकर दुश्मन के तटीय शहरों में रेडियोधर्मी सुनामी लाने की क्षमता रखता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो है 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजा गया सुपर अर्थ GJ251c जो अपने तारे के रहने योग्य, ठीक है, क्षेत्र यानी हैबिटेबल जोन में स्थित है, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से लगभग कितना गुना अधिक विशाल है? बताइए जी, हमने कल बात की थी 4 गुना। ठीक है, तो GJ जो है 251c सुपर अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चट्टानी और पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। यह जीवन की संभावना वाले गोल्डी लॉक्स जोन में स्थित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विमान और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की दिग्गज कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ बड़े कॉमर्शियल विमान बनाने का करार किया है? जी, कहाँ की है ये कंपनी? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जी रशिया की है, रूस के साथ। भारत अब तक जो है सुखोई जैसे लड़ाकू विमान रूस के सहयोग से बनाता था, लेकिन अब यात्री विमान यानी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट सेगमेंट में आत्मनिर्भर होने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस शहर में देश का पहला अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम आम जनता और शोधकर्ताओं के लिए शुरू किया गया है?
जी, इसका नाम है हैदराबाद। ठीक है, तो बी सही आंसर है। भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए हैदराबाद में देश का पहला चिप और सेमीकंडक्टर इतिहास को समर्पित, ठीक है, संग्रहालय खोला गया है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को कानूनी आधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मॉडल किस ऐतिहासिक रेजोल्यूशन के तहत पारित किया है? जी, जेम्स बॉन्ड रेजोल्यूशन 007। तो वैश्विक स्तर पर उपजाऊ मिट्टी के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए IUCN ने रेजोल्यूशन 007 के तहत सदस्य देशों के लिए कॉमन ड्राफ्ट लॉ फ्रेमवर्क तैयार किया है। वहीं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश के युवाओं और छात्रों को निचले स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से रूबरू कराने के लिए शुरू की गई MyGS पहल का पूर्ण रूप क्या है? जी, इसका पूर्ण रूप है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ठीक है, तो MyGS पहल के तहत कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों को सीधे गांव के स्थानीय विकास और ग्रामीण सभा की बैठकों का हिस्सा बनाया जाता है ताकि उनमें लीडरशिप डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा, ठीक है, मुगुंधवा प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति तो ये डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा संतुलन और द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए दक्षिण कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। वहीं 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 31 अक्टूबर 2025 को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। यह दिन लौह पुरुष यानी आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की निम्नलिखित में से किस वर्षगांठ यानी जयंती का प्रतीक है? कौन सा वर्षगांठ है बताइए? कैवा? जी, 150वां। तो 31 अक्टूबर 2025 को सरदार पटेल के जन्म के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में रन फॉर यूनिटी और विशेष सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैश्विक इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी किस ऐतिहासिक कृति पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार प्राइज यानी बुक प्राइज, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए कौन सा बुक है वो? जी, द बर्निंग अर्थ। ठीक है, तो सुनील अमृत, उनकी पुस्तक पर्यावरण के इतिहास और मानव सभ्यता द्वारा पृथ्वी के संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर आधारित, जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा गया, ठीक है, द बर्निंग अर्थ। इसी के लिए उनको मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब की बार मोदी सरकार 2014 और फेविकॉल का मजबूत जोर जैसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञापन कैंपेन और स्लोगन तैयार करने वाले किस महान भारतीय विज्ञापन हस्ती एड गुरु का हाल ही में निधन हो गया है? बिल्कुल, पीयूष पांडे, इनका नाम था पीयूष पांडे। ये ओग्लिवी एंड माथर के पूर्व नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर पीयूष पांडे थे। भारत में विज्ञापन की परिभाषा बदली इन्होंने और उनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दुखद घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का कहता है कि खाद्य सुरक्षा और कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए काम करने वाली संस्था विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूतों में किस एकमात्र भारतीय शेफ को सम्मानित किया गया है? बताइए। जी, उनका नाम है संजीव कपूर। ठीक है, डी हमारा सही आंसर है। तो भारत के सबसे चहेते शेफ संजीव कपूर को भारतीय व्यंजनों वैश्विक मंच पर टिकाऊ यानी सस्टेनेबल और पौष्टिक रूप में प्रमोट करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा एग्री फूड पायनियर चुना गया है 2025 का। ठीक,
तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया तब भी बताइए, सुधार करने की कोई गुंजाइश है तो सुधार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई टेंशन नहीं लेते हम कमेंट से। ठीक है, आप बोल सकते हैं, अपनी बात दिल खोल के यहाँ पे रख सकते हैं, कोई ईगो हर्ट नहीं होता मेरा। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मॉक टेस्ट जरूर दें, और अपना स्कोर जरूर जो है कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।